नए दौर को शुरू करो, एक अवामी दौर को शुरू करो। अजय तैसी ने आपको, अवाम को, उनको, अब वो बात खत्म हो चुकी है, खत्म हो गई, बस खत्म कर दो, एक नए दौर को शुरू करो। ये कब कहा है कि अफलाक से जन्म लेगा, वो खुशखिसाल इसी खाक से जन्म लेगा। 5 जनवरी 1928 को बर्रे सगीर की मुमताज सियासी शख्सियत और हरियाणवी राजपूत सर शाहनवाज भुट्टो के यहाँ एक ऐसे सितारा बख्त बच्चे ने जन्म लिया जिसने मुस्तकबिल के महजरनामे में महकूम और मजलूम तबकात के लिए हुर्रियत फिक्र, जहद मुसलसल, बेबाकी इजहार और मज़ाहमत की एक नई तारीख रकम की। पहले गरीबों की रहमत, पहले गरीबों की खुशी, पहले गरीब कहें कि इंसाफ हो रहा है तो फिर हम कह सकते हैं हम कामयाब हैं। जिसे सितम गुजीदा और महरूम लोगों ने कायदे अवाम और मुहज्जब दुनिया ने सियासी तारीख में दानिश, लियाकत और मज़ाहमत की बेमिसाल अलामत करार दिया। चमकदार आंखों और तीखे खालो खत वाले दान पान से इस नौमौलूद का नाम जुल्फकार अली भुट्टो रखा गया, जो तूले तारीख में इसमें बामुसम्मा साबित हुआ। भुट्टो सर शाहनवाज और खुर्शीद बेगम के आंगन में खिलने वाले तीसरे फूल थे। एक भाई बचपन जबकि दूसरा 39 बरस की उम्र में खुदा को प्यारा हो गया। वालिद मुतमव्वल और साहिब हैसियत थे, लिहाजा कमसिन भुट्टो की इब्तदाई तालीम के लिए मुंबई के कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल्स का इंतखाब किया गया। सियासत और फतानत तो बाप से वर्से में मिली ही थी, लेकिन ऐसी दर्सगाहों ने उनकी खाबीदा सलाहियतों को मजीद सैकल किया। लड़कपन में ही पहले एक नेशनलिस्ट लीग नामी समाजी तहरीक के फाल रुकन रहे और फिर एक तालिब इल्म और रोशन फिक्र नौजवान की हैसियत से तहरीक पाकिस्तान में भी बकदरे जुस्सा अपना हिस्सा डाला। ये वो दौर था कि जब बर्रे सगीर की सियासी फजा में पाई जाने वाली बेचैनी और इनकलाबी तहरीकों ने भुट्टो की सियासी बलूगत की खूब तामीर की और उन्होंने अमली तौर पर एक अजीम सियासी इनकलाब का अमली तजर्बा किया। 1943 में जवां साल भुट्टो शादी के बंधन में बंध गए, जो ज्यादा देर तक कायम न रह सका। 1947 में वो आज़िम अमरीका हुए और यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ कैलिफोर्निया बार्कले में पॉलिटिकल साइंस में दाखिला लिया। यहाँ ज़हीन और खुश ख्याल भुट्टो ने इल्म दानिश के नए जहानों का जायका चखा और एक नए और यकसर मुख्तलिफ इल्मी, फिक्री और समाजी माहौल में उनके निज़ाम फ़िक्र को नई जहतों से हमकिनार किया। यहीं ताज़ा दम और जोशीले भुट्टो की सोशलिज्म और दीगर फ़लसफ़ाए तमद्दन से पहली मुलाकात हुई। मुतजस्सिस भुट्टो ने ख़ास तौर पर सोशलिज्म का मुतालिया यूं किया कि उसके बुनियादी फ़लसफ़े और मारूज़ी हालात में मुस्लिम दुनिया में उसके नफूज़ और इतलाक़ के मुमकिनात पर बाकायदा लेक्चर्स देने लगे। नई फ़िक्र और नज़रिए से आरास्ता और पैरास्ता भुट्टो ने 1950 में बरतानिया का रुख किया और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से LLB और LLM जबकि लिंकन्स इन से बैरिस्ट्री की डिग्री हासिल की। 8 सितंबर 1951 को भुट्टो की अज़दवाजी जिंदगी में एक खुशगवार मोड़ आया और वो दूसरी बार शादी के बंधन में बंध गए। इस बार भुट्टो के हुजलाए अरूसी में आने का शर्फ बेगम नुसरत इस्फहानी को मिला, जो बाद में चलकर बेगम नुसरत भुट्टो कहलाईं। कराची में रहाइश पजीर साहिब हैसियत ईरानी खानदान की खुश शक्ल, कुशादा फिक्र और ज़हीन खातून। 1952 में भुट्टो के हाथ दुख्तरे मशरक बेनज़ीर, 1954 में मुर्तज़ा, 1957 में सनम और 1958 में शाहनवाज की वलादत हुई। अब यहां से भुट्टो के ताबनाक सियासी सफर का आगाज होता है। 1957 में वो सिकंदर मिर्जा की काबीना के कम उम्र तरीन रुकन चुने गए और अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। भुट्टो की जहानत, फतानत, कुव्वत इस्तदलाल, खुद एतमादी और सियासी बसीरत को देखते हुए
1958 में उन्हें सदर अय्यूब खान की काबीना में वजारत पानी और तवानाई का कलमदान सौंपा गया। खुदादार सलाहियतों और काबिलियत ने रंग दिखाया तो 1960 में उन्हें कॉमर्स, इत्तलाआत और सनतों की वजारतें भी तफवीज कर दी गईं। भुट्टो अपनी लियाकत, तंदही और कारकर्दगी की बदौलत सदर अय्यूब के इंतहाई करीबी और बाएतमाद सियासी मुशीर की हैसियत इख्तियार कर गए। अय्यूब खान घाक और मर्दम शनास आदमी थे, लिहाजा उन्होंने इस तैग आबदार और जौहर बेमसील से खूब इस्तिफादा किया। 1960 में होने वाले पाक भारत सिंध तास मुआहदे और 1961 में सोवियत यूनियन के साथ होने वाले मुख्तलिफ अहम मुआहदों में भुट्टो ने सदर अय्यूब की मुआवनत की। यूं इस मर्दे बाकमाल के जौहर खुलते गए और मुस्तकबिल की सियासी बसात भुट्टो के कदमों में बिछती चली गई। मैं आसमान उचकने की ठान लेता हूं, गर एक लम्हा मेरी दस्तरस में आता है। भुट्टो का सियासी निजाम फिक्र सोशलिज्म में जड़ें रखता था। वह सोशलिज्म को सिर्फ फलसफे की हद तक नहीं बल्कि जमीनी हकायक की मुताबिकत और मुसाबकत में समझने की सलाहियत रखते थे। लेकिन अभी वो इस मकाम और नहज के इंतजार में थे कि जब वो अपने सियासी नजरियात की अमली ताबीर और आबियारी की तरफ कदम उठा सके। यही वजह है कि जब 1963 में वो वजीर खारजा मुकर्रर हुए तो उन्होंने आलमी तनाजुर में पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की दुरुस्त सिमत का तयन किया। उन्होंने चीन के साथ करीबी और दूर रस ताल्लुकात की बुनियाद रखी और इन ताल्लुकात को मजीद तकवीत देने के लिए उन लम्हों में भी चीन का साथ न छोड़ा कि जब ताइवान के मसले पर सोवियत यूनियन समेत कई अहम मुल्कों ने चीन को तन्हा कर दिया। बतौर वजीर खारजा भुट्टो को इस अमर का अदराक था कि चीन से आने वाले वक्तों में आलमी सियासत की एक फैसला कुन सियासी और इक्तसादी ताकत के तौर पर उभरने वाला है। ये भुट्टो की सियासी बसीरत का नतीजा था कि एक तरफ पाकिस्तान आलमी फोरम्स पर चीन का मजबूत हामी था तो दूसरी तरफ अमेरिका और रूस जैसी ताकतों के साथ भी ताल्लुकात खुशगवार थे। यही वो जमाना था जब भुट्टो कौमी सियासी मंजरनामे के साथ साथ आलमी उफक पर इनफरादी हैसियत में एक मजबूत, ज़हीन और कामयाब सियासतगर की हैसियत से अपनी पहचान और साख बनाने में कामयाब हुए। उन्होंने निडर, दलेर और दो टोक अंदाज में वजारत खारजा की जमान संभाली और कामयाबी के साथ तेजी से बदलते हुए आलमी तनाजुर में पाकिस्तान की दुरुस्त पॉलिसियों का तयन किया। अरब ममालिक, पोलैंड और जर्मनी समेत कई अहम यूरोपीय मुल्कों के साथ दो तरफा ताल्लुकात और इक्तसादी और दफाई मुआहदों की बुनियाद डाली। खित्ते में भारत की बालादस्ती को चैलेंज किया और इसकी अस्करी इमदाद पर अमेरिका जैसी ताकतों को बिला खौफ व खतर तनकीद का निशाना बनाया। एक नए दौर को शुरू करो, एक अवामी दौर को शुरू करो। उन्नीस 1965 की पाक भारत जंग के बाद भारतीय वजीर आजम लाल बहादुर शास्त्री के साथ तारीखी मुआहदा ताशकंद में भी अय्यूब खान को भुट्टो का साथ हासिल रहा और सरहदों के पुराने सिरों पर हदबंदी और कैदियों के तबादले समेत कई मुआहदे खुश उसलूबी से अंजाम पाए। कायदे अवाम ने जहां अपनी पेशा वाराना जिम्मेदारियों के साथ अय्यूब खान की भरपूर मुआवनत और मुशावरत का फरीजा बतरीके एहसन अंजाम दिया, वहीं उन्होंने बाज़ फैसलों और पॉलिसियों पर जुर्रते रिंदाना के साथ अय्यूब खान को शदीद हदफे तनकीद बनाया। जून 1966 में भुट्टो ने हालात की नज़ाकत को भांपते हुए और हुकूमत के रवैये और हट धर्मी से नाला होकर अय्यूब खान को अपना इस्तीफा पेश कर दिया और अवामी अदालत का हिस्सा बन गए। अवाम ने भुट्टो के इस फैसले को इंतहाई कदर की निगाह से देखा, जो पहले ही भुट्टो की दलेराना खू और सियासी बसीरत के दिलदादा थे। हर शहर और हर अवामी फोरम पर भुट्टो का पुरतपा खैर मकदम किया गया
اور یوں ان کی محبت عوام میں دور تک سرایت کر گئی۔ ایوب کابینہ سے استعفے کے بعد عوام ذوالفقار علی بھٹو کی شکل میں ایک عظیم قائد کا ظہور دیکھ رہے تھے۔ وہ جہاں بھی گرجے، عوام کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر اس حیات افروز آواز کی جانب لپکا۔ اب بھٹو سے وابستہ لوگوں کی امیدوں کا دائرہ بڑھتا جا رہا تھا۔ اب وہ چاہتے تھے کہ بھٹو زمام قیادت اپنے ہاتھ میں لے۔ انہی عوامی خواہشات کی تابعداری میں بھٹو نے 30 نومبر 1967 کو یار درینہ ڈاکٹر مبشر حسن کی رہائش گاہ پر دیگر نظریاتی ساتھیوں کے جلوں میں پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی اور اسلام ہمارا عقیدہ، سوشلزم ہماری معیشت اور جمہوریت ہماری پالیسی کا نعرہ بلند کیا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ پاکستان کے لیے میں سیاسی جائزہ لے رہا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ یہ مقابلہ نہیں کر سکیں گے، یہ حال نہیں ہو سکیں گے، ان میں وہ اہلیت نہیں ہے، ان میں وہ سیاسی قابلیت نہیں ہے، یہ عوام کے نمائندے نہیں ہے، یہ کام کو بگاڑیں گے، یہ کام کو بنائیں گے نہیں، ان کو سیاست کی کوئی سمجھ نہیں ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا تھا او خدا کے لیے عوام کو، عوام کے نمائندوں کو اقتدار دو۔ اس دن پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایک ایسے نظریے اور فکر نے جنم لیا جس نے پورے ملک کی روشن خیال، کشادہ فکر، لبرل، جمہوریت پسند اور سوشلسٹ قوتوں کو اپنی اصولی جد و جہد کے لیے ایک پلیٹ فارم اور قیادت مہیا کی۔ پیپلز پارٹی کا قیام ایوب حکومت کے لیے کسی بڑے دھچکے سے کم نہیں تھا۔ بھٹو نے حالات کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے انتخابات کے فوری بعد ڈاکٹر مبشر حسن کو بنگلہ دیش روانہ کیا، جو شیخ مجیب الرحمان کو مخلوط حکومت کے لیے رضامند کرنے میں کامیاب بھی ہو گئے تھے، لیکن جنرل یحییٰ کی غلط پالیسیوں اور بد انتظامی نے معاملات کو تباہی کی حدوں تک پہنچا دیا۔ شیخ مجیب نے ڈھاکہ میں اسمبلی کا اجلاس بلا کر پاکستان سے علیحدگی اور بنگلہ دیش کے قیام کا اعلان کر دیا۔ یحییٰ خان نے فوری طور پر فوجی آپریشن کا حکم دیا اور جنرل یحییٰ کو گرفتار کر کے اڈیالہ جیل راولپنڈی میں ڈال دیا۔ بھٹو نے غیر دانشمندانہ اقدامات پر جنرل یحییٰ کو ہدف تنقید بنایا تو انہیں بھی گرفتار کر کے اڈیالہ جیل میں ڈال دیا گیا۔ بالآخر اندرونی خلفشار اور بیرونی سازشوں کے نتیجے میں 16 دسمبر 1971 کو پاکستان دو لخت ہوا اور مشرقی پاکستان بنگلہ دیش کے نام سے دنیا کے نقشے پر ایک آزاد ریاست کے طور پر ابھرا۔ 20 دسمبر 1971 کو جنرل یحییٰ نے استعفیٰ دے کر اختیارات بھٹو کے سپرد کر دیے اور یوں وہ پاکستان کے پہلے سویلین مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر بنے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب پاکستانی قوم اعصابی شکست سے دوچار تھی اور بھیانک ٹوٹ پھوٹ سے گزر رہی تھی۔ شکست خوردگی کے اس اندھیرے میں بھٹو ایک بار پھر امید کا چراغ بن کر نمودار ہوئے۔ I want to tell you that I have come in at a very late hour, at a decisive moment in the history of Pakistan. We are facing the worst crisis in our country's life, a deadly crisis. We have to pick up the pieces, very small pieces, but we will make a new Pakistan, a prosperous and a progressive Pakistan, a Pakistan free of exploitation, the Pakistan envisaged by the Quaid-e-Azam. انہوں نے ایک بار پھر روایتی انداز میں اپنا مکہ ہوا میں لہرایا اور گرجدار آواز میں نئے سرے سے زندگی آغاز کرنے اور بقا کی جنگ لڑنے کا اعلان کیا۔ بھر جائیں گے جب زخم تو آؤں گا دوبارہ، میں ہار گیا جنگ مگر دل نہیں ہارا۔ ایک نئے دور کو شروع کرو، ایک عوامی دور کو شروع کرو۔
ये पाकिस्तानी तारीख का नाजुक तरीन दौर था। मुल्क दो लख्त था, अवाम मायूस थे, सनतें तबाही का शिकार थीं, मईशत दिगरगूं थी और 93,000 कैदी भारत की कैद में थे। जहां पाकिस्तान बैरूनी खतरात की जद में था, वहीं कई अंदरूनी मसाइल के नाग भी फन फैलाए खड़े थे। मुल्की वहदत सानहा सकूत ढाका के बाद कौमियत के नाम पर कई अंदरूनी खतरात और चैलेंजेस से दो चार थी। ऐसे में भुट्टो ने एक अजीम कायद का किरदार निभाया, अवाम की डारस बंधाई और वफाकी और पार्लिमानी निज़ाम बहाल करने और नए आइन की बात की। जमहूरी सफर को तातुल से बचाने के लिए ऑपोजिशन जमातों को एतमाद में लिया, जनरल याया की नजरबंदी का हुक्म दिया और शेख मुजीबुर रहमान को कैद से रिहा कर दिया। कौमियत के नाम पर उठने वाले अंदरूनी फितनों को कुचलने के लिए एक भरपूर खुफिया और फौजी ऑपरेशन का आगाज किया। नई काबीना और नए आर्मी चीफ का तकर्रुर अमल में लाया। सोशलिस्ट इक्तिसादी इनकलाब के लिए 1972 में तमाम बड़ी सनतों को कौमी तहवील में लिया। ट्रेड यूनियंस और मजदूरों की फलाह के लिए नई लेबर पॉलिसी का ऐलान किया। ज़रई इस्लाहात की, बांग्लादेश को सियासी तौर पर कबूल करके तदब्बर और फरासत का सबूत दिया। भारत के साथ शिमला मुआहदे के बाद 93,000 पाकिस्तानी कैदियों को रिहाई की नवीद सुनाई, 5,000 स्क्वायर मीटर्स का इलाका वापस लिया और कश्मीर की सरहद पर सीज फायर का ऐलान किया। 14 अगस्त 1973 को भुट्टो अक्सरियती राय से वजीर आजम और फजल इलाही चौधरी सदर मुंतखब हुए। अपने 5 साला दौरे हुकूमत में भुट्टो ने नाम मसायद हालात और संगीन चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान को तरक्की और बढ़ोतरी की नई राहों से रूशनास करवाया। सोशलिस्ट और रोशन ख्याल मुआशरे के कयाम की जानिब सफर का आगाज किया गया। दाखिला पॉलिसी के साथ साथ खारिजी मामलात में भी इनकलाबी इकदामात उठाए गए और सनती और तालीमी इनकलाब के साथ साथ एक आम आदमी और मजदूर तबके का म्यारे जिंदगी बुलंद करने के लिए दूरस पॉलिसियां मुरत्तब की गईं। 1973 का आइन भुट्टो का वो अजीम कारनामा है जिस पर पाकिस्तानी तारीख हमेशा उनकी ममनून रहेगी। पाकिस्तान पर भुट्टो का दूसरा बड़ा एहसान न्यूक्लियर प्रोग्राम है, जिसके लिए इस मर्दे बाकमाल ने घास और पत्ते खाने का ऐलान किया और आलमी सतह पर इस मंसूबे के बुनियाद गुजार और बाप तस्लीम किए गए। भुट्टो बैरून मुल्क काम करने वाले मुनीर अहमद मलिक और अब्दुल सलाम जैसे पाकिस्तानी एटमी साइंसदानों को वतन वापस लाया। 1977 में भुट्टो के खिलाफ 9 जमातों पर मुश्तमिल पाकिस्तान नेशनल अलायंस के नाम से एक इत्तेहाद वजूद में लाया गया। जमहूरियत परस्त भुट्टो ने यहाँ भी जमहूरी कुव्वतों के जज्बात का एहतराम किया और इंतखाबात का एहतमाम किया। इंतखाबात में नेशनल अलायंस को शिकस्त से दो चार होना पड़ा और कामयाबी ने एक बार फिर पीपल्स पार्टी के कदम चूमे, लेकिन जमहूरियत का राग अलापने वाले इस अलायंस ने भुट्टो का अवामी मैंडेट मानने से इनकार करते हुए इलेक्शन में धांधली का बोगस और बेबुनियाद इल्जाम आयद करके मुल्क में अफरा तफरी पैदा करने की कोशिश की। 8 जनवरी 1977 को जमहूरी कुव्वतों की बाहमी रेशा दवानी और बेवकूफियों ने एक बार फिर आमरीत को खुशामदीद कहा। अवाम के महबूब और हर दिल अजीज रहनुमा की मुंतखब हुकूमत का तख्ता उलटकर भुट्टो के नामजद किए गए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल जियाउल हक ने मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया। अवाम की जंग लड़ने वाले भुट्टो को जेल में डालकर आमिर जियाउल हक ने 90 दिन के अंदर इंतखाबात का वादा किया, जो कभी वफा न हुआ। मिस्टर भुट्टो की हुकूमत खत्म हो चुकी है। सारे मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया है। कौमी और सूबाई असम्बलियां तोड़ दी गई हैं। सूबाई गवर्नर और वजीर हटा दिए गए। जेल से रिहाई मिली तो तारीख ने एक बार फिर शेर को ललकारते, धाड़ते और आमरीत का तिया पांचा करते देखा। एक बार फिर भुट्टो अवाम की आवाज थे और पूरा पाकिस्तान अपने महबूब कायद के साथ खड़ा था।
عوامی رائے اور جوش و جذبہ آمریت اور اس کے منصوبہ سازوں کے لیے کسی سنگین خطرے سے کم نہ تھا۔ لہٰذا اگلی کہانی کا سکرپٹ بہت سوچ سمجھ کر لکھا گیا تاکہ حق، سچ اور مزاحمت کی یہ آواز ایک ہی بار ہمیشہ کے لیے دبا دی جائے۔ عوامی غیظ و غضب کو سمت ملی تو وہ دو چند ہو گیا۔ گلی گلی، شہر شہر احتجاج اور صدر ایوب کے استعفے کا مطالبہ زور پکڑنے لگا۔ حکومت نے عوامی مطالبے کو منظور کرنے کی بجائے بھٹو کو گرفتار کر کے اڈیالہ جیل ڈال دیا۔ تاہم عوامی غیظ و غضب کے سامنے گھٹنے ٹیکتے ہوئے حکومت کو انہیں رہا کرنا پڑا۔ صدر ایوب نے بھٹو کو راولپنڈی میں ہونے والی گول میز کانفرنس میں شرکت کی دعوت دی، جہاں انہوں نے ایوب خان کے دور اقتدار میں طوالت اور شیخ مجیب الرحمان کے 6 نکاتی ایجنڈے کو یکسر مسترد کر دیا۔ بالآخر بھٹو کے عزم سمیم اور عوامی بے چینی کے آگے حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پڑے اور 1969 میں صدر ایوب نے استعفیٰ دے کر اقتدار جنرل یحییٰ کے سپرد کر دیا، جنہوں نے دسمبر 1970 میں ملک میں عام انتخابات کا اعلان کر کے کسی حد تک سیاسی بے چینی کا خاتمہ کر دیا۔ 1970 کے عام انتخابات میں حسب امید پیپلز پارٹی 81 سیٹوں کے ساتھ مغربی پاکستان میں اکثریتی پارٹی کے طور پر سامنے آئی، جبکہ مشرقی پاکستان میں عوامی لیگ نے شیخ مجیب الرحمان کی قیادت میں 162 نشستیں لے کر واضح برتری حاصل کی۔ تاہم جنرل یحییٰ نے اقتدار شیخ مجیب کے سونپنے سے انکار کر دی۔ 77 کو بھٹو کو نواب احمد خان قصوری کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا۔ فخر الدین جی ابراہیم، عبدالحفیظ پیرزادہ اور یحییٰ بختیار پر مشتمل وکلاء کے پینل نے بھٹو کی جانب سے مقدمے کی پیروی کی اور 10 روز بعد بھٹو رہا ہو گئے۔ تاہم بھٹو کی طلسماتی شخصیت سے آشنا بزدل عامر نے بھٹو کی ضمانت منظور کرنے والے جج کا تبادلہ کر کے 3 روز بعد ہی انہی الزامات کے تحت بھٹو کو پھر گرفتار کر لیا اور پھر عدل کے ساتھ ایک ایسے بدترین کھلواڑ کا آغاز ہوا جس کی مثال طول تاریخ میں نہیں ملتی۔ عدالتی قتل کا یہ شرمناک ڈرامہ اپنے منطقی انجام کو پہنچا۔ سازش گروں اور پاکستان دشمنوں کی کوششیں رنگ لائیں اور 18 مارچ 1978 کو پاکستان کے اس کم مثال محسن کو عدلیہ، اسٹیبلشمنٹ اور خفیہ ایجنسیوں کی ملی بھگت سے ناکردہ جرم پر سزائے موت سنا دی گئی۔ جس نے ساری زندگی عوام اور پاکستان کے لیے آواز بلند کی اور سالمیت کے محاذ پر چمکھی جنگ لڑتا رہا، اس حیران کن اور شرمناک فیصلے کی کجیوں، خامیوں، کوتاہیوں اور زیادتیوں پر تبصرہ کرتے ہوئے ساری کارروائی کے عینی شاہد سابق امریکی اٹارنی جنرل رمزے کلارک نے فیصلے کو مذاق قرار دیتے ہوئے لکھا کہ مقدمے کے گواہان اس وقت تک پولیس کی حراست میں رکھے گئے کہ جب تک انہوں نے اعتراف نہیں کر لیا، جو ہر جرح پر اپنی شہادت اور بیان بدلتے رہے، اور اگر پیش کی گئی شہادتوں پر یقین کر بھی لیا جائے تب بھی بھٹو کو قصوروار ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ صرف رمزے کلارک ہی نہیں، دنیا بھر کے ماہرین قانون، مدبر، سیاستدانوں، دانشوروں، انسانی حقوق کی علمبردار تنظیموں اور سربراہان مملکت نے فیصلے کو غیر منصفانہ اور صاف ظلم قرار دیتے ہوئے بھٹو کی رہائی کا مطالبہ کر دیا۔ لیکن احسان فراموش عامر جنرل ضیاء الحق کے دماغ میں کچھ اور تھا۔ سکرپٹ کے مطابق تمام مرحلے آسانی سے طے ہو رہے تھے اور دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونک کر قائد عوام کو منظر سے ہٹانے کا منصوبہ کارگر جا رہا تھا۔ سفاک عامر کو بھٹو کے قتل کی اتنی جلدی تھی کہ عدالتی لوازمات اور انصاف کے سارے تقاضے
पैरों तले रौंद दिए गए और सारी अपीलें मुस्तरद कर दी गई। भुट्टो के अदालती ट्रायल की दिलखराश और शर्मनाक कहानी इस हकीकत का बैन सबूत है कि फौजी आमिर और उसके आका भुट्टो को मशके सितम बनाने का पूरा तहैया कर चुके थे, जबकि नाम निहाद अदालती ट्रायल का ड्रामा सिर्फ दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए किया गया था। लेकिन जालिम की कोई भी खुए सितम भुट्टो का सर न झुका सकी। इस मर्द आजाद ने रोने, गिड़गिड़ाने और आमरीत के कदमों में गिरने से इनकार करते हुए वाशगाफ अल्फाज में ऐलान किया कि तारीख के हाथों मरने से बेहतर है कि मैं आमिर के हाथों मारा जाऊं। चमकती आंखों वाले भुट्टो ने मौत की स्याही को शफक आसार नजरों से देखा और 4 अप्रैल 1979 को इनकलाब, हुर्रियत, दानिश, मज़ाहमत, फिक्र, तरफ़्फ़ो, इस्तदलाल, यकीन, जिद्दोजहद की ये सब्ज़ और हयात आफरीन इलामत दार की खुश्क टहनी पर वार दी गई। I said that I'd like to hug my father goodbye. He'd been the president, the prime minister. He'd brought them back from the camps of India. They wouldn't even open the cell doors for me to kiss him goodbye. दिल के बहुत रहम थे. And he was a very shy person. हाँ, लोग समझते हैं कि नहीं, he was very bold and this, but to hide his shyness, he would come out forcefully. 90,000 prisoners without fighting or firing a shot. और बाइज्जत उनको लिया है, नहीं तो केस करते, उनको बेइज्जत करते. ये उनकी महारत थी, पॉलिटिकल महारत थी ये, कि जबान के साथ वो जीत गया. जितना मैं तारीफ करूं, यकीन कीजिए मैं यूं ही नहीं कह रही हूं, बहुत मेरे साथ अच्छे थे, कितने लविंग थे, बहुत चीजें याद आती हैं, उनका प्यार, उनका मोहब्बत. लोगों के दिलों में जिंदा रहने वाला भुट्टो दारे सितम पर मौत की अब्दी नींद सुला दिया गया, मगर भुट्टो को खत्म करने की भूल में मुब्तला आमरीत प्रस्त और जबर परवर ये इदराक न कर सके कि जिस्म की मौत नजरिए का इख्तिताम नहीं कर सकती, मादे का इख्तिताम रूह का अंजाम नहीं होता, और फांसी का फंदा किरदार की चमक को गहना नहीं सकता. 4 अप्रैल 1979 को जो दार पर झूला वो भुट्टो नहीं, आमिर का वहम था, क्योंकि भुट्टो एक अकीदा है और अकीदे मिटने के लिए जन्म नहीं लेते. उधर जिंदान की काल कोठरी में भुट्टो की आंख बंद हुई, इधर करोड़ों हुर्रियत परस्तों के दिलों में बेअक वक्त जिंदा है भुट्टो, जिंदा है का नाराए मस्ताना गूंजने लगा. हम जबर से डरने वाले नहीं, हम मरकर मरने वाले नहीं, और जुल्म के खूनी हाथों पर हम बैत करने वाले नहीं. तुम किस किस को मरवाओगे, तुम कितने जुल्म कमाओगे, तुम कितने दीप बुझाओगे. ये शफक किनारे भुट्टो हैं, ये रात के तारे भुट्टो हैं, ये दर्द के मारे भुट्टो हैं. मैं भुट्टो हूं, तुम भुट्टो हो, हम सारे के सारे भुट्टो हैं. एक नए दौर को शुरू करो, एक अवामी दौर को शुरू करो.